नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारत के आर्थिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार से भारत को कंगाल बना दिया गया। शोषण के जो तरीके थे, उनके धन निष्कासन जो यहाँ से हुआ, उस पर हमारा ये टॉपिक केंद्रित रहेगा। आज का पहला व्याख्यान अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभाव। देखिए, अंग्रेजों की भारत विजय, आप परिचित हैं इस बात से, और उनकी हस्तक्षेप की नीति का प्रमुख कारण आर्थिक था। अतः उन्होंने भारत के संभावित आर्थिक शोषण करने के लिए हर प्रकार के साधन अपनाए। उन्होंने अपने शासनकाल में ही भारत की आर्थिक स्थिति को शोचनीय बना दिया। 1857 में भारत पर प्रत्यक्ष और औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी जिसने भारत की नीति पर, उसके भाग्य पर दूरगामी प्रभाव छोड़े। ब्रिटिश ताज द्वारा राजनीतिक सत्ता और उत्तरदायित्व संभाल लिए जाने का परिणाम यह हुआ कि भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के स्वरूप को लेकर उठने वाली सभी शंकाएं शांत हो गईं, समाप्त हो गई। हमेशा के लिए यह मिथक टूट गया कि अंग्रेज यहाँ मात्र व्यापारिक उद्देश्य से ही आए हैं। उनकी जो उपस्थिति है यहाँ, वो कॉमर्शियल और ट्रेड के कारण है। परंतु कतिपय भारतवासी ऐसे भी थे जिनकी धारणा थी कि अंग्रेजी शासन भारतीयों के लिए कल्याणकारी है। यह धारणा साम्राज्यवादी या साम्राज्यवाद के समर्थक लोगों की हो सकती है, लेकिन जनसाधारण की नहीं। परंतु उन समर्थकों को इस तथ्य से भी अपरिचित नहीं रहना चाहिए कि साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने विश्व स्थित अपने उपनिवेशों की धन संपदा का किस प्रकार निष्ठुरता से दोहन किया है। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने अपने 2 शताब्दियों के शासन में, 200 सालों के शासन में भारत के आर्थिक दोहन में कोई कसर नहीं छोड़ी। परिणाम स्वरूप भारत के आर्थिक विकास के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए और नवीन उभरने वाली शक्तियों को उभरने का मौका नहीं मिला। विद्यार्थियों, यदि हम बात करें कि अंग्रेजों ने जब से भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया, यानी कि उससे पहले 1857 में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 में विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत को ले लिया गया और भारत के लोग ब्रिटेन की प्रजा हो गए, तो 1857 के समय भारत की आर्थिक स्थिति, इस पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है। विद्रोह के समय भारत को विश्व में एक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा देश माना जाता था। उस समय विश्व के सर्वाधिक विकसित एवं औद्योगिक देश इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। अब विद्यार्थियों, मैं आपको एक थोड़ा सा आपके मस्तिष्क में एक बात और डालना चाहूँगा कि अंग्रेज कहते हैं कि भारत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश था 19वीं शताब्दी में, यानी कि जब वो यहाँ पर काबिज हुए तब 18वीं शताब्दी में, तब भारत
एक पिछड़ा हुआ देश था, गरीब देश था। तो विद्यार्थियों, एक प्रश्न यहाँ उठता है, तो वो अंग्रेज इस गरीब देश में किस लिए आए थे? गरीब तो व्यापार कर नहीं सकते, तो वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आए थे इन गरीबों के पास में? और जो इतना धन यहाँ से इंग्लैंड जा रहा था, वो धन इन गरीबों के पास कहाँ से आया? यदि ये गरीब थे तो उन्होंने किनका शोषण किया? कहाँ से इतना धन संपदा इंग्लैंड गई? इंग्लैंड के अलावा जो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार में जो अफसर थे, जो बड़े बड़े ओहदों पर थे, और भी तमाम उनकी ब्यूरोक्रेसी और उनके अधिकारी कर्मचारी सब माला माल हो गए, उनके रिश्तेदार माला माल हो गए। आखिर ये धन कहाँ से आया? तो विद्यार्थियों, यह आरोप लगाना भारत पर कि भारत उस समय एक पिछड़ा देश था, इससे सहमत होना कठिन है। हाँ, उनकी नीतियों के कारण भारत अवश्य पिछड़ गया। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक क्षेत्र में वही नीति रही जो उनकी 1857 से पूर्व थी। भाई 1857 में ये हुआ कि ब्रांड बदल गया। पहले वो एक व्यापारिक कंपनी थे, अब यहाँ ये हो गया कि अंग्रेज शासन करेंगे, लेकिन नीति वही रही। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि 1857 के प्रशासन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। ब्रिटिश सरकार ने कई कानून बनाए और उनमें अधिकांश भारत की संपदा और जनता के शोषण के संबंध में ही थे। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने यातायात के साधनों में रेलगाड़ी चलाई, संदेश वाहनों में डाक तार की व्यवस्था की और भारतवासियों को तुष्ट करना चाहा। भारतवासियों ने इनकी उपलब्धियों की प्रशंसा भी की। अब विद्यार्थियों, यहाँ भी सतर्कता से आप इस बात को सोचिए कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए रेलगाड़ी नहीं चली थी, पब्लिक वेलफेयर के लिए डाकतार व्यवस्था नहीं थी। ये उनके स्वयं के यहाँ पर जो सुविधाएं थी, उनको जो सुविधाएं चाहिए थी व्यापार के लिए और सूचनाओं के लिए, ये उनका परिणाम था, न कि कोई प्रजा कल्याण की भावना थी। ये साधन भी भारत के जो धन दोहन के साधन ही सिद्ध हुए। भारत को अपने यहाँ का कच्चा माल इंग्लैंड भेजने के लिए बाध्य किया जाने लगा। भारत का वस्त्र उद्योग समाप्त किया जाने लगा, जिसमें कि भारत बहुत आगे था। इंग्लैंड के मैनचेस्टर और लंकाशायर का वस्त्र यहाँ लाकर के जबरन यहाँ के मार्केट में उसको खपाया जाने लगा। व्यावसायिकरण कृषि प्रारंभ करने पर व्यावसायिक कृषि जो नगद फसलें कहलाती हैं, उस पर बल दिया जा रहा था। कृषि पुराने तरीकों से की जाने के कारण खराब दशा में थी। ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराए, और कराए भी तो ऐसे प्रदेश जैसे कि पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, जहाँ पर पहले से ही उनके यहाँ समुचित व्यवस्था थी। दक्षिण भारत के सूखे व पठारी भागों में सिंचाई के साधनों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो राजस्व प्रणालियाँ सरकार ने प्रचलित की, वे सब किसानों का खून चूसने वाली सिद्ध हुई। उद्योग धंधों में भी इस प्रकार की गिरावट देखी गई। ये उद्योग धंधे प्रधानतः हस्तशिल्प के थे, कुटीर उद्योग थे, तथा गांवों की एक स्थानीय मांग और शहरों में रहने वाले पुराने सामंती परिवारों के संरक्षण पर अवलंबित था हमारा यहाँ का कुटीर उद्योग। यद्यपि इन लघु और कुटीर उद्योगों में अधिक संख्या में व्यक्ति कार्यरत नहीं थे, पर उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुएं अपनी उत्कृष्टता, अपने डिज़ाइन, अपनी अद्वितीयता के लिए, अपने एक रंग और अपने एक स्वरूप और इतने आकार प्रकार के लिए अद्वितीय थी और विश्वविख्यात थी। अहमदाबाद,
मदुरा, लखनऊ, चंदेरी, कृष्णनगर और ढाका की मलमल तथा अन्य सूती वस्त्र, कश्मीर और पंजाब के ऊनी वस्त्र, बनारस का धातु उद्योग, राजपूताना के आभूषण जैसे विकसित उद्योगों का उल्लेख करना ही पर्याप्त है विद्यार्थियों। इन हस्तशिल्प उद्योगों के कारण ही भारतवासी अंग्रेजों के आने से पूर्व दीन नहीं थे, गरीब नहीं थे विद्यार्थियों, अपितु संपन्न थे। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही भारत में यह आर्थिक पिछड़ापन दृष्टिगत होता है। अतः भारत का पिछड़ापन, यह जो पिछड़ापन है, यह उतना ही आधुनिक है जितना कि भारत में ब्रिटिश शासन। भारत की आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने का जो कार्य है वो साम्राज्यवादी ब्रिटेन के शोषण ने उसको ऐसा बनाया। शोषण के विद्यार्थियों बहुत से क्षेत्र थे, जैसे कृषि शोषण का क्षेत्र था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पर अवलंबित रहना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है प्राचीन काल से, और मध्यकाल में भी थी और ब्रिटिश काल में भी थी। ब्रिटिश नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक रूरलाइजेशन, ग्रामीणीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके कारण खेती पर पारंपरिक निर्भरता और अधिक बढ़ गई। परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में देश की लगभग 80% जनसंख्या खेती पर अपना जीवन निर्वाह करती थी। अतः स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार की आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था, रेवेन्यू था। 1878 में भू राजस्व 1,98,91,145 रुपये था। विद्यार्थियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 1878 में 1,98,91,145 रुपये था, जो 1889 में बढ़कर 2,39,81,399 हो गया। और विद्यार्थियों, 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद यह बढ़कर 2,74,32,027 रुपये हो गया। इससे स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार निरंतर भू राजस्व से बहुत रुपया प्राप्त कर रही थी। अब विद्यार्थियों, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यदि सरकार की भू राजस्व आय बढ़ रही है, सरकार यदि लगातार सरकार का ग्राफ बढ़ रहा है, तो खेत में उत्पादन भी बढ़ रहा था, तो किसान के जेब में भी रुपया आ रहा था, यह इस बात का प्रमाण नहीं है। वास्तविकता यह है कि ना खेत में फसल थी, ना किसान की जेब में रुपया था, लेकिन अंग्रेजी राजकोष में जो रुपये का जो आंकड़ा था वो बढ़ता हुआ जा रहा था, क्योंकि सरकार ने किसान, भूमि, उसके सिंचाई के साधन, उसके टूल्स, उसके स्वास्थ्य और मौसम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन सब को सोचे विचारे बिना सरकार लगातार टैक्स बढ़ाती रही। और इतना ही नहीं, चाहे देश में अकाल पड़ा हो, चाहे अतिवृष्टि हुई हो, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ाना भी रखा और सरकार ने टैक्स वसूली का कार्य भी रखा। ना
टैक्स वसूली स्थगित की और ना टैक्स को बढ़ाना स्थगित किया सरकार ने। इसलिए सरकार तो धनवान होती गई और इस देश का जो किसान है 80% इस देश की जनता केवल इस कारण से, बाकी जनता भी शेष है, बाकी दूसरे कारण भी शेष है, लेकिन केवल कृषि के कारण जो इस पर 80% पॉपुलेशन जो देश का डिपेंड था, वो आप देखिए सीधा सीधा आंकड़ा विद्यार्थियों हमारे यहाँ समझ में आ रहा है। अब हम मालगुजारी के जो विभिन्न साधन हैं और जैसे कृषि का व्यवसायीकरण है, ये हम शेष जो है इन पर बात अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।